everybody, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh and in today's video हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर दैट इज अर्थ्स मूवमेंट. ओके, सो बेसिकली ये जो चार्ट आई हैव पुट हेयर इसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल. यहाँ पर जितने भी टर्म्स मेंशन्ड हैं उनको हमें समझना है. ठीक है, बस इतना सा काम करना है एंड हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस चार्ट जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. And now without any further ado, let us start with our video. The study of forces affecting the crust of earth is of paramount significance because these forces and resultant movements are involved in the creation, destruction, recreation and maintenance of geomaterials and numerous types of relief features ऑफ वेराइंग मैग्नीट्यूड्स. सो सिंपली इट मीन्स हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थ में जो भी फोर्सेज हैं उनके बारे में, है ना. तो ये जो फोर्सेज हैं इनको स्टडी हम क्यों करते हैं, इसको स्टडी करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन्हीं फोर्सेस की वजह से जो मूवमेंट होती है हमारी अर्थ पे, है ना, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ों का जो है क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है ना, अलग अलग टाइप के रिलीफ फीचर्स बनते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस. ठीक है, अर्थ में ये जो फोर्सेस आती हैं इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस बताई गई है. यहाँ पर वर्ड गिवन है पैरामाउंट, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होना. तो बेसिकली ये फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिक्रिएशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीफ फीचर्स, जियो मटीरियल्स. ठीक है, सो ये फोर्सेस को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आंसर आपको मिल गया होगा. ठीक है, क्योंकि इन्हीं फोर्सेस की वजह से जो मूवमेंट होता है हमारी अर्थ पे, उसकी वजह से अलग अलग टाइप की चीज़ें क्रिएट भी होती हैं, कहीं कहीं पर डिस्ट्रक्शन भी होता है एंड रिक्रिएशन भी होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फोर्स. ओके, द जियोलॉजिकल चेंजेस आर जनरली ऑफ टू टाइप्स. अब जो हमारी अर्थ है उसमें जनरली दो तरह के चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं. नंबर फर्स्ट इज लॉन्ग पीरियड चेंजेस एंड द सेकेंड वन इज शॉर्ट पीरियड चेंजेस. सो जो लॉन्ग पीरियड चेंजेस होते हैं वो इतने ज़्यादा स्लो होते हैं कि एक इंसान वो अपनी लाइफ पीरियड में उनको नोटिस नहीं कर पाता, यानी कि वेरी स्लो प्रोसेसेस. ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट पीरियड चेंजेस होते हैं वो एकदम से होते हैं, सडनली होते हैं. ठीक है, जिनको कि हम कुछ सेकंड से लेके कुछ घंटों में ही नोटिस कर सकते हैं, जिसमें आ जाएंगे सिस्मिक इवेंट्स, वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह. ठीक है, ये कुछ सेकंड्स में ही हो जाते हैं, हमको नज़र भी आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड चेंजेस. So the forces which affect the crust of the earth are divided on the basis of their source of origin. यानी कि जो भी फोर्सेस हमारी अर्थ पे अकर होते हैं जिनकी वजह से अर्थ की क्रस्ट पे भी प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है, उनको दो तरह से डिवाइड किया गया है. किस बेसिस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, कहाँ पर वो ओरिजिनेट हो रहे हैं उस बेसिस पर. ठीक है, तो सबसे पहला है एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड द सेकेंड वन इज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस. ओके, एंडोजेनेटिक का मतलब हो जाता है जो फोर्सेस, जो मूवमेंट अर्थ के, पृथ्वी के अंदर हो रहे हैं. ओके, उनको हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं. वहीं पर एक्सोजेनेटिक का मतलब हो जाता है वो मूवमेंट, वो फोर्सेस जो कि अर्थ सरफेस पर हो रहे हैं, है ना, अर्थ के आउटर पार्ट में हो रहे हैं, इंटीरियर में नहीं हो रहे हैं. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द एंडोजेनेटिक फोर्सेस. So the forces coming from within the earth are called as endogenetic forces, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. जो फोर्सेस, जो मूवमेंट अर्थ के अंदर हो रहे हैं उनको हम एंडोजेनेटिक बोलते हैं. which cause two types of movements in the earth, horizontal and vertical. यानी कि ये जो फोर्सेस होते हैं इसकी वजह से दो तरह का मूवमेंट होता है हमारी अर्थ में, विच इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आई होप यू नो द डिफरेंस. दिस वन इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस वन इज वर्टिकल. ठीक है, इस तरह से मूवमेंट होता है. So volcanic eruptions and seismic events are also the expressions of endogenetic forces. Such movements are called sudden movements and the forces responsible for their origin are called sudden forces. So जो volcanic eruption होते हैं, seismic events होते हैं, earthquakes होते हैं, ये endogenetic forces का result होते हैं बेसिकली. ठीक है ना. सो इन मूवमेंट्स को क्या बोला जाता है, सडन मूवमेंट्स बोला जाता है, बिकॉज वी ऑल नो ये अचानक से होते हैं, है ना, ये सडन मूवमेंट होता है. एंड जो फोर्स इनके पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है, जिस फोर्स की वजह से ये मूवमेंट्स होते हैं, उनको बोला जाता है सडन फोर्सेस. ओके, इट्स वेरी सिंपल.
So generally the endogenetic forces are caused due to contraction and expansion of rocks because of varying thermal condition and temperature changes in the earth. तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो होती क्यों हैं, रीज़न क्या है। तो उनका रीज़न है कि जो अर्थ के अंदर रॉक्स हैं, मटेरियल है, वो या तो कॉन्ट्रैक्ट करता है या तो एक्सपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज़ के साइज़ में डिक्रीज़ होना, ठीक है ना, किसी चीज़ का छोटा हो जाना। वहीं पर एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ के साइज़ में इंक्रीज़ होना, है ना, जो साइज़ है वो बढ़ जाना, तो उसको एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो इस वजह से होती हैं कि जो अर्थ के अंदर रॉक्स हैं वो या तो एक्सपेंड करते हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, ये रॉक्स एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो वो इस वजह से करते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर टेम्परेचर, जितना हम अंदर जाएंगे उतना अंदर जो है टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, है ना। तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंजेस हैं हमारी अर्थ के अंदर, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है रॉक्स में, ठीक है। अलग अलग टाइप का जो है टेम्परेचर है अलग अलग जगह पे इनसाइड दी अर्थ, है ना, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बहुत एक्सेसिव हीट है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के रीज़न बनती हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। सो अगेन जो हमारी इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं या मूवमेंट्स हैं उनको भी डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी इनटू टू मेजर कैटेगरीज। इंटेंसिटी का सिंपल मतलब समझिए कि किस स्पीड से कोई भी मूवमेंट हो रहा है, उस बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है एज डायस्ट्रॉफिक एंड सडन मूवमेंट्स, ठीक है। तो सडन मूवमेंट्स कॉज सच सडन एंड रैपिड इवेंट्स दैट दीज कॉज मासिव डिस्ट्रक्शंस एट एंड बिलो द अर्थ सरफेस। यानी कि ये मूवमेंट्स इतने ज़्यादा सडन होते हैं, इतनी ज़्यादा इमीडिएट होते हैं कि इनकी वजह से हमारी अर्थ के सरफेस पर एंड साथ ही अर्थ के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होते हैं। सच इवेंट्स लाइक वॉल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम इवेंट्स and become disastrous hazards when they occur in densely populated localities। यानी कि इन सडन मूवमेंट्स में क्या आते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो गए, अर्थक्वेक वगैरह का आना, सिस्मिक इवेंट्स का होना, ये होते हैं ना सडन फोर्सेस, सडन मूवमेंट्स, ठीक है। सो ये जब भी ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, डेंस पॉपुलेशन है, तो ऐसी जगहों पर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिंग होते हैं, वहाँ पर काफ़ी डिजास्ट्रस हज़ार्ड्स आ जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होता है लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी, है ना। सो दीज आर द मोस्ट डिजास्ट्रस काइंड ऑफ हज़ार्ड्स, ओके। दीज फोर्सेज आर द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड प्रिपरेशन डीप विद इन द अर्थ। अब क्योंकि ये अचानक से वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ में कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पर भी एकदम से मतलब हो गया, ऐसा नहीं होता है। अर्थ के अंदर जो है एक लॉन्ग पीरियड प्रिपरेशन चल रही होती है, कुछ ऐसे मूवमेंट्स हो रहे होते हैं अगेन एंड अगेन, है ना, जिसका रिजल्ट होता है वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। सो वॉल्केनिक इरप्शन ज़रूर एकदम से होता है, लेकिन इसका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी समय से चल रही होती है, ओके। These sudden forces are termed as constructive forces because these create certain relief features on the Earth's surface। अब ये जो sudden forces होते हैं ना, इनको constructive forces बोला जाता है। constructive का मतलब क्या होता है, कुछ construct होना, forces की वजह से कुछ construction होना, ठीक है ना। तो होती तो ये काफ़ी ज़्यादा हजार्डस है, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हीं फोर्सेस की वजह से कई टाइप के जो है रिलीफ फीचर्स बनते हैं हमारी अर्थ पे। एग्जाम्पल से समझते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन की बात करें तो इसी की वजह से वॉल्केनिक कोन्स और माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। सर फ्लोज ऑफ लावाज फॉर्म एक्सटेंसिव लावा प्लेट्यूज, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू हो गया इंडिया का, कोलंबिया प्लेट्यू हो गया यूएसए का, ठीक है ना, एंड साथ ही लावा प्लेन्स बनाते हैं। उसी तरह से अर्थक्वेक जो है फ्रैक्चर्स, फॉल्ट्स और लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो बिकॉज इन इवेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, रिलीफ फीचर्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ वाई हम इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की। तो these are forces which operate very slowly and their effects become discernible after thousands and millions of years। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं, जिनके इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं आफ्टर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। हज़ारों लाखों सालों के बाद हमको इनके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ओके। दीज फोर्सेज ऑल्सो टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज affect larger areas of the globe and produce meso-level reliefs।
तो जैसे सडन फोर्सेस को हमने कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस बोला है, ठीक उसी तरह से इन फोर्सेस को भी बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस, बिकॉज इनका जो रिजल्ट है वो हमको अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिलता है, लार्जर एरिया में देखने को मिलता है, एंड साथ ही ये कई सारे जो है रिलीफ्स को भी फॉर्म करते हैं। ओके, सो जो डायोस्ट्रॉफिक फोर्सेस हैं हमारी, इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हो जाएगा एपिरोजेनेटिक एंड सेकेंड वन इज ओरोजेनेटिक। ठीक है, ये किसके सब डिविजन्स हैं? डू रिमेंबर, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट एपिरोजेनेटिक, तो ये मूवमेंट्स जो हैं अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस करते हैं इन दी कॉन्टिनेंटल मासेस थ्रू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंटल लैंड है, उसमें जब अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, यानी कि जब वो लैंड मास ऊपर की तरफ उठता है किसी भी फोर्स की वजह से, या नीचे की तरफ जाता है किसी भी फोर्स की वजह से, तो दैट इज नोन एज एपेरोजेनेटिक मूवमेंट। एंड इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जब भी कॉन्टिनेंटल मास नीचे की तरफ जाता है तो उसको हम सब्सिडेंस बोलते हैं, एंड जब भी कॉन्टिनेंटल मास ऊपर की तरफ उठता है तब उसको हम अपलिफ्टमेंट बोलते हैं। सो जब अपवर्ड मूवमेंट होता है दैट कॉजेज अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मास इन टू वेज। अब जब कॉन्टिनेंटल मास ऊपर की तरफ उठ रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है, तो वो भी दो तरह से होता है। फर्स्ट वन इज अपलिफ्टमेंट ऑफ होल कॉन्टिनेंट और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही अपलिफ्ट हो गया है ना, बट समटाइम्स इट हैपेंस इज कि उस कॉन्टिनेंट का कुछ पार्ट अपलिफ्ट हो गया। ठीक है, एंड द सेकेंड तरीका इज अपलिफ्टमेंट ऑफ कोस्टल लैंड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स के कोस्टल लैंड है ना, जो समुद्री तट कहते हैं हम जिनको, उनका अपलिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो ये दो तरह से कॉन्टिनेंटल मास अपलिफ्ट होते हैं, एंड जब किसी भी कॉन्टिनेंट की कोस्टल लैंड का अपलिफ्टमेंट होता है तो उस टाइप के अपलिफ्टमेंट को बोला जाता है इमर्जेंस। ओके, एंड सेकेंडली जो डाउनवर्ड मूवमेंट है दैट कॉजेज सब्सिस्टेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल मास इन टू वे, यानी कि सब्सिडेंस भी दो तरह से होता है। द फर्स्ट वे इज सब्सिडेंस ऑफ लैंड एरिया इज कॉल्ड एज सब्सिडेंस, यानी कि किसी भी रैंडम जो है कॉन्टिनेंट के लैंड एरिया का सब्सिडेंस हो जाना। ठीक है, एंड सेकेंडली द लैंड एरिया नियर द सी कोस्ट इज मूव्ड डाउनवर्ड or is subsided below the sea level and is thus submerged under sea water। सेकेंड टाइप क्या है कि जो लैंड एरिया हमारा कोस्ट पे है, तट पे है, उसमें क्या होता है, वो नीचे की तरफ धंस जाता है, एंड वो इतना धंस जाता है कि वो पानी के अंदर चला जाता है। ठीक है ना, सबमर्ज हो जाता है हमारे सी वाटर में। ठीक है, बिल्कुल डूब जाता है। तो इस टाइप के डाउनवर्ड मूवमेंट को बोला जाता है सबमर्जेंस। ओके, आई होप आपको सारे ही टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। सो डू ट्राई टू मेक अ चार्ट जहाँ पर आप की पॉइंट्स नोट डाउन कर लें कि व्हाट इज़ दिस, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा टर्म्स हैं तो देयर माइट बी द कन्फ्यूजन। वैसे वर्ड से ही चीज़ें क्लियर हैं, कन्फ्यूजन जैसा कुछ है नहीं, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द कंटेक्स्ट। ओके ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ डायस्ट्रॉफिक फोर्स इज ओरोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये मूवमेंट होते हैं ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेज वर्किंग इन हॉरिजॉन्टल मैनर। Horizontal forces and movements are also called as tangential forces। So horizontal का मतलब क्या होता है, एक लेवल पर किसी तरह का फोर्स या किसी तरह का मूवमेंट होना। ओके, हॉरिजॉन्टल का सिंपल मतलब होता है एक लाइन जो कि एक लेवल पे है। ओके, चलो इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं, डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्टिनेंटल लैंड है। ठीक, अब हमारी जो एपिरोजेनेटिक मूवमेंट थी उसमें क्या हो रहा था, या तो लैंड ऊपर हो रही थी या नीचे हो रही थी, बट अब ये जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट है, यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर मूवमेंट ऊपर या नीचे को नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में हमारा मूवमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये सीधा सीधा इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। ओके, सो दीज फोर्सेस वर्क इन टू वेज, इन अपोजिट डायरेक्शन एंड टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, हमारी कॉन्टिनेंटल मास में एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, फोर्स लगती है, तो ये भी दो तरह से होता है। या तो वो फोर्स एक दूसरे से दूर जा रहा होता है, या तो वो मूवमेंट जो है डाइवर्जेंट होता है, दूर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तब उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, एंड एक दूसरे के पास आ रहा है तो वो सिचुएशन होती है कन्वर्जेंट की। ठीक है ना, एक दूसरे के पास आना, कंप्रेस होना। ठीक है, so when it operates in opposite directions, such type of forces and movements are called as divergent forces and movements, जो कि I have already told you, जब अपोजिट डायरेक्शन में ये ऑपरेट होता है, ये मूवमेंट होता है, तो उस टाइप की फोर्सेस को बोला जाता है डाइवर्जेंट फोर्सेस, क्योंकि जो फोर्स है वो डाइवर्ज कर रही है। ठीक है ना, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्टिनेंट में या लैंड में
रप्चर होता है, क्रैक्स होते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, फॉल्ट होते हैं हमारी क्रस्ट में। ये डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से हमारी क्रस्ट, हमारा जो लैंड एरिया है वो बिखरता है, ठीक है ना, उसमें क्रैक्स आते हैं, फॉल्ट्स आते हैं, रप्चर होता है। ओके, एंड व्हेन द फोर्स ऑपरेट्स फेस टू फेस, यानी कि जब एक दूसरे से टकरा रही है ये फोर्स, है ना, जब एक दूसरे के पास आ रही है ना, टुवर्ड्स ईच अदर, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशनल या फिर कन्वर्जेंट फोर्स, ठीक है। सो कंप्रेशनल फोर्स कॉजेस क्रिस्टल बेंडिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड्स और क्रिस्टल वार्पिंग लीडिंग टू लोकल राइज और सबसिडेंस ऑफ क्रिस्टल पाथ। यानी कि जब कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है तब क्या होता है कि जो क्रस्ट है, हमारी जो लैंड एरिया है, वो या तो बेंड हो जाता है, ठीक है ना, जब पास में आ रही है फोर्स तो वो बेंड हो जाएगी ना, एंड या फिर दूसरी सिचुएशन होती है कि एक साइड की लैंड जो है हमारी सबमर्ज कर जाएगी, एक साइड की नहीं करेगी, है ना। ओके, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जब दो हम ऐसे समझते हैं कि जब दो लैंड है हमारी, ठीक है ना, दो लैंड के टुकड़े हैं, एकदम पास में आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, या तो दोनों साइड की हमारी जो लैंड एरिया है वो बेंड हो जाएगी, है ना, एक ट्रेंगल टाइप का, कोन टाइप का बन जाएगा, विच इज़ बेसिकली माउंटेन फॉर्मेशन, ठीक है। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो हमारा लैंड एरिया है, एक साइड की लैंड हमारी सबमर्ज कर जाएगी और दूसरी उसके ऊपर आ जाएगी, दो ही तो कंडीशन बनेगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब कन्वर्जेंट फोर्स होती है, ठीक है। एंड इसी चीज़ को नाम दिया गया है क्रिस्टल बेंडिंग। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर। व्हेन क्रिस्टल पार्ट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉरिजॉन्टल या फिर कन्वर्जेंट फोर्सेस, द क्रिस्टल रॉक्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल बेंडिंग इन टू वे। यानी कि जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ना आपको कि कन्वर्जेंट फोर्स की वजह से दो लैंड मास, दो क्रस्ट के पार्ट एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक प्रोसेस होता है क्रिस्टल रॉक के बीच में, जिसको हमने क्रिस्टल बेंडिंग बोला है। देखो वर्ड से भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। क्रिस्टल का सिंपल सा मतलब है जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, या हम समझ लें सिंपल भाषा में जो लैंड मास है, ठीक है। एंड बेंडिंग का मतलब है कि वो बेंड हो जा रहा है, उसमें जो है फोल्ड्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम फोर्स, बिकॉज ऑफ सम मूवमेंट, तो उसी को क्रिस्टल बेंडिंग बोला जाता है। अब ये भी दो तरह से होता है। नंबर फर्स्ट इज वार्पिंग एंड द सेकेंड वन इज फोल्डिंग। जब क्रिस्टल पार्ट जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है, राइज कर जाता है बिकॉज ऑफ द फोर्स, तब उसको हम कहते हैं अपवार्पिंग। यू कैन सी द डेफिनेशन, द अपवर्ड राइज ऑफ द क्रिस्टल पार्ट ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्जेंट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज कॉल्ड अपवार्पिंग। देखो वही चीज़ है कि जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स है, या हम कहें कन्वर्जेंट फोर्स है, जिसकी वजह से जो हमारी क्रिस्टल पार्ट है वो ऊपर की तरफ राइज हो जा रही है, तो वो अपवार्पिंग हो जाएगी। वही एंड ऑन द अदर पार्ट, अगर वो डाउनवर्ड जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, एक डिप्रेशन बना रही है, तो वो हो जाएगी डाउन वार्पिंग। ओके, तो इस तरह से हो जाता है अप वार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग। कुछ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जब कन्वर्जेंट फोर्स की वजह से अर्थ का क्रस्ट जो है ऊपर की तरफ राइज हो जाए तो वो अप वार्पिंग हो जाएगा, एंड वो नीचे की तरफ झुक जाए, डिप्रेशन बना दे, तो वो हो जाती है डाउन वार्पिंग। ओके, फॉर रेफरेंस आई विल पुट द पिक्चर्स हियर, यू कैन सी हियर, ठीक है। ये हमारा अप वार्पिंग का सिचुएशन हो जाता है एंड दिस वन इज डाउन वार्पिंग। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द फोल्ड्स, ठीक है ना। अभी हमने देखा था क्रिस्टल बेंडिंग होती है दो तरह से, पहला है वार्पिंग एंड दूसरा है फोल्डिंग, है ना। तो वही फोल्डिंग को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसको हम फोल्ड्स भी कहते हैं इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। सो वेव लाइक बैंड्स आर फॉर्म्ड इन द क्रिस्टल रॉक्स रिजल्टिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट caused by the endogenetic forces originating deep within the earth. Such bands are called folds. यानी कि हमारी अर्थ की क्रस्ट में, हमारी लैंड पर जो है वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही होती है, एक फोर्स हो रही होती है फ्रॉम विद इन दी अर्थ, तो उसी वेव लाइक स्ट्रक्चर को फोल्ड बोला जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल फोल्ड। किसी एक फोर्स की वजह से हमारी लैंड जो है आपस में कन्वर्ज कर जाती है, एंड वो जो है बेंड करती है कुछ इस तरह से, एक वेव जैसी बन जाती है ना। तो इसी को बोलते हैं फोल्ड, ठीक है। पिक्चर से और भी ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। व्हाट इज़ फोल्ड? दिस इज़ फोल्ड, ठीक है। सिंपल सा है। अब इसको किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, आप कर दीजिए, ठीक है। द अपफोल्डेड रॉक स्ट्राटा इन आर्क लाइक फॉर्म आर कॉल्ड एंटिक्लाइंस, while the downfolded structure forming trough-like feature is called syncline.
अब देखो ये फोल्ड है राइट। अब यहाँ पर ये वाला जो हमारा पार्ट हो जाता है, ये वाली जो हमारी रॉक होगी वो एंटिक्लाइन होगी। वहीं पर दिस वन इज नोन एज सिंक्लाइन, बिकॉज यहाँ पर ये ट्रॉ लाइक जो है हमारा फीचर बनाना है। ट्रॉ का मतलब पता है कि नहीं पता है? ट्रॉ का मतलब सिंपल सा ये होता है कि दो हायर पॉइंट्स के बीच में एक लो पॉइंट होना, ठीक है ना। इसी से समझिए, एक ये ऊंचा पॉइंट है, ये भी ऊंचा है ना। अब ये हमारा एक लोअर पॉइंट बन गया, ठीक है। ये जो एक गड्ढा ऐसा बन गया सिंपल भाषा में, तो इसी को हम ट्रॉ बोलते हैं। तो ये जो ट्रॉ लाइक फीचर बनता है जहाँ पर, वो हो जाती है हमारी सिंक लाइन, ठीक है। द टू साइड्स ऑफ अ फोल्ड आर कॉल्ड लिम्स, ठीक है। ये जो दो साइड्स हैं इनको हम लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो फोल्ड का स्ट्रक्चर समझ में आया। फोल्ड वो होती है जो वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है क्रिस्टल रॉक्स में। क्यों बन जाता है? बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, ठीक है। अब ये फोल्ड के हम स्ट्रक्चर को समझें तो दीज आर नोन एज एंटिक्लाइंस, दिस वन इज सिंक्लाइन, एंड लिम्स किनको कहते हैं? दीज आर लिम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। अब ये जो फोल्ड हैं इनके भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह की जो हमारी फोल्ड्स हैं वो होती हैं, ठीक है। सो द नेचर ऑफ फोल्ड्स डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। अब किस टाइप की फोल्ड है, किस टाइप की नहीं है, फोल्ड किस तरह की बनेगी, ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि द नेचर ऑफ रॉक, किस टाइप का रॉक है ना, किस टाइप का क्रस्ट है। सेकेंडली द नेचर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, यानी कि किस स्पीड से यहाँ पर फोर्स आया है, किस स्पीड से यहाँ पर मूवमेंट हुआ है, ठीक है। साथ ही कितनी देर तक ये जो है फोर्स यहाँ पर ऑपरेट हुआ है। ओके, ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस ETC, यानी कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की फोल्ड बनेगी। ओके, बोथ द लिम्स ऑफ अ सिंपल फोल्ड आर मोर और लेस of equal inclination, but in most of the cases of different folds the inclination of both the limbs are different। यानी कि कोई भी फोल्ड है उसकी जो दोनों लिम्स हैं, ठीक है, वो दोनों ही लिम्स बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि इक्वल साइज की होंगी, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि दोनों ही लिम्स अलग अलग जो है इंक्लिनेशन की होती हैं, यानी कि इनकी जो लेंथ है, इनकी जो शेप है वो डिफरेंट होती है, सिमेट्रिकल नहीं होती हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द लिम्स फोल्ड्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स। तो लिम्ब का जो इंक्लिनेशन है इसी बेसिस पर इनको सेवरल टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, इंक्लिनेशन का मीनिंग बताने की आई होप यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इंक्लिनेशन का मतलब सिंपल से यही होता है कि झुकाव किस तरह का है ना। जो एक लिम्ब है वो किस तरह से झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, तो झुकाव बोलते हैं हम इंक्लिनेशन को, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप इज सिमेट्रिकल फोल्ड्स, द लिम्ब्स ऑफ विच इंक्लाइन यूनिफॉर्मली। These are formed when compressive forces work regularly but with moderate intensity। तो ये सिमेट्रिकल फोल्ड्स यू कैन जस्ट सी इन दिस पिक्चर, इस तरह से दिखते हैं। यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है कि जो दो लिम्स हैं वो इक्वली इंक्लाइन कर रहे हैं, उन दोनों का ही झुकाव एक सा है, समान है। एंड ये इस टाइप का फोल्ड तब बनता है जब कन्वर्जेंट फोर्स रेगुलरली काम कर रहा हो एंड जिसकी स्पीड मॉडरेट हो, ओके, इंटेंसिटी मॉडरेट हो। असिमेट्रिकल फोल्ड्स कौन से होते हैं? जस्ट सी द पिक्चर, यहाँ पर जो लिम्स हैं वो अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ओके, थर्ड टाइप हो जाता है मोनोक्लिनल फोल्ड्स। तो यू कैन जस्ट सी द पिक्चर, इस टाइप के फोल्ड को मोनोक्लिनल बोलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है कि जो एक लिम्ब है हमारा वो तो मॉडरेटली झुकता है, यानी कि एवरेज झुकाव होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा दूसरा लिम्ब होता है वो शार्पली राइट एंगल पर झुक जाता है। स्टीपली का मतलब होता है शार्पली, है ना, एकदम शार्प, ठीक है। तो जो दूसरा लिम्ब है वो शार्पली राइट एंगल पर झुक जाता है, इंक्लाइन करता है। एंड द स्लोप इज ऑलमोस्ट वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है हमारा स्लोप। अगला है आइसोक्लिनल फोल्ड्स। तो यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, दैट इज वाई जो दोनों ही लिम्ब्स होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है। सो दैट इज वाई द फोल्ड बिकम्स पैरेलल, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं, ठीक है, एकदम लेटे हुए नहीं होते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं। ओके, देन कम्स रिकम्बेंट फोल्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से लिम्ब जो है फोल्ड होते हैं पैरेलल एंड साथ ही साथ वो हॉरिजॉन्टल भी हो जाते हैं इन दिस वे, ठीक है। Next one is overturned fold. So these are those folds in which one limb of the fold is thrust upon another fold
ड्यू टू इंटेंस कंप्रेसिव फोर्सेस। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, फोर्स इतना ज़्यादा इंटेंस होता है, इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि जो एक लिम्ब है किसी फोल्ड का वो दूसरे फोल्ड पर थ्रस्ट हो जाता है, उसके ऊपर जोर देता है, उसके ऊपर जो है प्रेशर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फैन फोल्ड। तो फोल्ड कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल माइनर एंटिक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस, सच फोल्ड रिजेंबल्स अ फैन। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत सारे एंटिक्लाइंस हैं छोटे छोटे, बहुत सारे सिंक्लाइंस हैं, जो कि एक फैन को रिजेंबल करता है, फैन जैसा दिखता है, तो उसको हम फैन फोल्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ओपन फोल्ड्स। तो वो फोल्ड्स जिनमें कि दो लिम्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्लोज्ड फोल्ड्स। तो दीज आर दोज फोल्ड्स इन विच द एंगल बिटवीन द टू लिम्स ऑफ अ फोल्ड इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है दो लिम्स के बीच में। अब एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, यू गाइस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट्स में बताइए। साथ ही यहाँ पर आपका ये जो इमेज है, यू कैन सी दिस, इसको हम क्लोज्ड फोल्ड का एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर जो है हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हालांकि कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, कुछ फ्रैक्शन रह गया है चैप्टर का, सो उसको हम कवर करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। ओके, वी कैन इवन लुक द चार्ट जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक तो रह गया है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होता है। ठीक है, एंड साथ ही हेयर 3 टर्म्स आर लेफ्ट, क्रिस्टल फ्रैक्चर क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है, फॉल्टिंग क्या होता है। ठीक है, सिर्फ इतने ही 3 4 5 टर्म्स रह गए हैं, तो इनको हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इस वीडियो को आई एम एंडिंग हेयर, सो हाउ डू यू फाइंड द वीडियो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।